हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं विच इज मेटलर्जी। पूरा जो मेटलर्जी का प्रोसेस है हम डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद द अकरेंस ऑफ मेटल्स कि मेटल्स कैसे अकर करते हैं। फिर हम प्रॉपर एक्सट्रैक्शन इन डिटेल पढ़ेंगे हर टाइप के मेटल्स का, जो लो रिएक्टिविटी में आते हैं यानी कि जो लेस रिएक्टिव होते हैं, जो मिडिल रिएक्टिविटी में आते हैं एंड जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं। तो सारे मेटल्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो आई होप आप लोगों को लर्न ही होगी। आज हम सारे ही मेटल्स का एक्सट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद टू टर्म्स, एक टर्म है मिनरल और दूसरा टर्म हमारे पास है ओर, ठीक है। इन दोनों में सबसे पहले आप लोगों को डिस्टिंग्विश करना, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। मिनरल क्या होता है? कोई भी नेचुरली अकरिंग नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जो कि अर्थ के सरफेस से यानी कि अर्थ के क्रस्ट से आप माइनिंग के प्रोसेस से ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है, उसको हम मिनरल बोलते हैं। तो मिनरल क्या है? एनी सब्सटेंस नेचुरली अकरिंग विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट, उसको हम क्या बोल रहे हैं? मिनरल बोल रहे हैं। अब और क्या होता है? और ऐसा मिनरल होता है जिससे हम एक पर्टिकुलर मेटल को बहुत ही प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस और में जो मेटल का कॉन्सेंट्रेशन है या फिर उसका परसेंटेज है वो काफी ज्यादा हाई होना चाहिए। दो कंडीशन है, ठीक है। तो कोई भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिसको हम कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं? नेचर से, अर्थ के क्रस्ट से ऑब्टेन कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं। बट और हम सिर्फ उस मिनरल को कहेंगे जिससे हम एक पर्टिकुलर मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं एंड द परसेंटेज और द कॉन्सेंट्रेशन वी कैन से ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल इज वेरी हाई इन दैट ओर और इन दैट मिनरल, ठीक है। तो जितने भी ओर्स हैं सारे के सारे ओर्स क्या है? मिनरल्स ही है ना, बिकॉज सारे ओर्स क्या है? नेचुरली अकरिंग है एंड ऑब्वियसली नेचुरली अकरिंग होने के साथ साथ इनको हम माइनिंग के प्रोसेस से ऑब्टेन कर सकते हैं। बट सारे मिनरल्स जो हैं उनको हम और नहीं कह सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे भी तो मिनरल्स होंगे ना जिनसे हम किसी एक पर्टिकुलर मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको सिर्फ मिनरल बोलेंगे, उसको और नहीं बोलेंगे। तो देख लो यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और बेसिकली द सब्सटेंसेस विच अकर नेचुरली इन द अर्थ्स क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स, जिनको हम नेचर से ऑब्टेन कर रहे हैं, माइनिंग के प्रोसेस से हम इनको ऑब्टेन कर रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम मिनरल कह रहे हैं। When minerals contain a very high percentage of a particular metal, जब किसी मिनरल में बहुत ज़्यादा अमाउंट किसी मेटल का प्रेजेंट है एंड जो मेटल है उसको हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, विच मीन्स इसका जो एक्सट्रैक्शन है वो इकोनॉमिकल है, तो सिर्फ उन्हीं मिनरल्स को हम क्या कहेंगे? उनको हम ओर्स कहेंगे। तो आई होप ये लाइन तो यार बहुत ही क्लियर होगी। क्या है ये लाइन? देखो, सारे ओर्स जो हैं वो मिनरल्स हैं क्योंकि सारे ओर्स क्या है? नेचुरली अकरिंग हैं, माइनिंग के प्रोसेस से उनको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। बट नॉट ऑल द मिनरल्स आर ओर्स, सारे मिनरल्स को हम ओर्स नहीं कह सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसे भी मिनरल्स होंगे जिनसे हम कोई पर्टिकुलर मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? ये हमारे पास अलग अलग मिनरल्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर ही पाए, बट ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमें अर्थ के क्रस्ट में पड़े हुए मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? मिनरल्स है। ये है बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का ओर होता है, इसमें एल्यूमिनियम का काफी हाई परसेंटेज प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से बॉक्साइट एक ओर होता है, एल्यूमिनियम का, मिनरल नहीं है, ठीक है, ओर है। समझ में आ गया? चलो अब हम आ जाते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होनी चाहिए, ये है रिएक्टिविटी सीरीज। इसके अलावा दो स्टेट्स आपको समझनी है, एक है फ्री स्टेट, दूसरी है हमारे पास कंबाइंड स्टेट। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्री स्टेट की, है ना, तो फ्री स्टेट का मतलब है नेटिव स्टेट, यानी कि ये किसी और के साथ रिएक्ट करके नहीं बैठे हैं, ये फ्री हैं, इनके साथ कोई नहीं है, ठीक है। कंबाइंड यानी कि ऑब्वियसली ये किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, नाम से ही पता चल रहा है। अब रिएक्टिविटी सीरीज को अगर मैं देखूं तो रिएक्टिविटी सीरीज मेनली तीन कैटेगरीज में हमने डिवाइड करी है। एक, ऐसे मेटल्स जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, तो ये क्या है? मोस्ट रिएक्टिव, है ना, दीज आर मोस्ट रिएक्टिव। फिर जो बीच वाले हैं ये मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहे हैं, तो ये ना ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना ही बहुत कम रिएक्टिव है। फिर थर्ड, ऐसे हमारे पास मेटल्स हैं जो कि लीस्ट रिएक्टिव है। अब देखो नाम में क्या आ रहा है? लीस्ट रिएक्टिव। तो मुझे बताओ
जो रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो वो कैसे किसी के साथ कंबाइन होंगे? नहीं होंगे, है ना, बिकॉज ये तो रिएक्टिव ही नहीं है, आसपास के ना ही ऑक्सीजन के साथ ना ही वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, तो विच मीन्स ये हमेशा हमें फ्री स्टेट में मिलेंगे। तो जो भी हमारे लो या फिर हम कहेंगे बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी हमें मेटल्स मिल रहे हैं वो फ्री स्टेट में ही जनरली मिलते हैं या फिर नेटिव स्टेट में, बिकॉज दीज आर लीस्ट रिएक्टिव, दे डू नॉट रिएक्ट विद द आउटसाइड एटमॉस्फेयर और एनवायरमेंट, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें ऐसे मेटल्स की जो कि रिएक्टिव है, चाहे वो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहे हैं चाहे टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहे हैं, तो बेसिकली ये क्या है? रिएक्टिव है ना। रिएक्टिव है विच मीन्स ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर सकते हैं, तो हमें ऑक्साइड के फॉर्म में मिल सकते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में मिल सकते हैं, कार्बोनेट के फॉर्म में मिल सकते हैं, क्लोराइड्स के फॉर्म में मिल सकते हैं। तो ये सब कंबाइंड स्टेट है इनकी, तो विच मीन्स जो भी रिएक्टिव होंगे वो हमेशा ही कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, जो लेस रिएक्टिव होंगे या फिर रिएक्ट नहीं करेंगे नेटिव स्टेट में वो पाए जाएंगे, यानी कि फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, ठीक है। सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट, सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स, यानी कि सम आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में हमारे पास लेस रिएक्टिव, कंबाइंड स्टेट में मोर रिएक्टिव, ठीक है। जो मेटल्स बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज पे होते हैं वो क्या है? लीस्ट रिएक्टिव हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल क्या है? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड कॉपर, ये सब हमारे बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं। ये हमेशा ही हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि सिल्वर और जो कॉपर है वो हमें फ्री स्टेट में ही मिले हमेशा, ये फ्री स्टेट में भी मिलते हैं, बट ये कंबाइंड स्टेट में भी मिल जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट, ये कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं और ये फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये अपने सल्फाइड या ऑक्साइड ओर्स के फॉर्म में भी मिलते हैं। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, कोई ऐसे दो मेटल्स या कोई एक मेटल बता दो जो कि फ्री स्टेट में ही मिलता है, तो आंसर क्या होगा? गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये हमें फ्री स्टेट में ही मिलते हैं। सिल्वर आपका आंसर यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि सिल्वर कंबाइंड स्टेट में भी हमें मिल जाता है, क्लियर है। फिर जो भी मेटल्स टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं ना, वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कभी भी ये फ्री स्टेट में हमें मिलेंगे ही नहीं, हमेशा ही ये कंबाइंड स्टेट में ही मिलेंगे, ठीक है। फिर जो मेटल्स मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहे हैं, जिंक है, आयरन है, लेड है, एटसेट्रा, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, ये भी हमें ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलते हैं, विच मीन्स ये भी कंबाइंड स्टेट में ही हमें मिलते हैं। क्लियर हो गया? जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा था वही चीज़ बस यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो यार रिएक्टिविटी सीरीज आई होप आप लोगों को लर्न होगी। कौवे ने कहा मोगली अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, ठीक है, हो चुकी है आगे आओ, ठीक है। इस तरीके से होती है ना रिएक्टिविटी सीरीज। अब हाइड्रोजन को यहाँ पर इसलिए इंक्लूड नहीं कराया गया है बिकॉज आपको पता है हाइड्रोजन जो है H2 गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये एक मेटल नहीं होता है, नॉन मेटल होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर देखो मेनली हमने ये चीजें तो देख ली। टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में जो आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं, कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं और इनको ऑब्टेन करने के लिए एक प्रोसेस हम करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी बोलते हैं। जो मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहे हैं हम कार्बन की हेल्प से इनको रिड्यूस करते हैं। उससे पहले दो प्रोसेस होते हैं, कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग। क्या है वो अभी हम डिटेल में देखेंगे और ये तो जनरली हमें नेटिव स्टेट यानी कि फ्री स्टेट में ही मिलते हैं, बट अगेन कंबाइंड स्टेट में भी मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर Hg भी लिख लो, ये हमने रिमूव कर दिया मर्करी, ये भी हमारे पास कंबाइंड स्टेट में मिलता है, ठीक है। ये भले ही बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहा है बट जैसे यहाँ पर कॉपर है, सिल्वर है, ये कंबाइंड स्टेट में भी मिल रहे हैं ना, वैसे ही जो मरकरी है ये भी कंबाइंड स्टेट में हमें मिल जाता है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर पहले हम इस चार्ट को देख लेते हैं। अगर ये चार्ट हमें समझ में आ गया तो पूरा जो मेटलर्जी का प्रोसेस है वो हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कोई भी ओर है। ओर क्या है? ऐसा मिनरल जिसमें मेटल का हाई परसेंटेज है, हाई कंटेंट है और उस ओर से हम उस मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले वो ओर को ऑब्टेन कर लिया माइनिंग के प्रोसेस से। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है? हम उसका कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है गैंग रिमूव करना। अब गैंग क्या है? गैंग हमारे पास इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है। किसी भी ओर में कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती हैं, जैसे कि सैंड हो सकता है वो, ठीक है, या इसके अलावा जो भी टाइनी टाइनी इम्प्योरिटीज होती हैं वो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहेंगी ऑब्वियसली ओर में।
तो वो जो हमारे पास इम्प्योरिटीज हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म आता है जिसको गैंग या फिर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेंट्रेशन हमने लिखा है जिसको हम एनरिचमेंट भी बोल देते हैं, इन दोनों का मतलब सेम ही है, एनरिचमेंट ऑफ ओर या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। दिस इज द प्रोसेस इन विच वी रिमूव द गैंग और द इम्प्योरिटीज विच आर प्रेजेंट इन द ओर, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन के अलग अलग मेथड्स होते हैं जो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, क्लास 12th में वो आते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन की हेल्प से जो भी इम्प्योरिटीज हैं उनको हम निकालते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ मैं बता देती हूँ एग्जांपल्स। मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन होता है। तो इन मेथड से जो भी इम्प्योरिटीज हैं, जो भी गैंग हैं, उनको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने लिखा भी हुआ है एनरिचमेंट ऑफ ओर, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर एज वेल। ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट्स ऑफ इम्प्योरिटीज, है ना। सैंड हो सकता है, सॉइल हो सकता है, ये सारी इम्प्योरिटीज ऑब्वियसली प्रेजेंट रहेंगी ओर्स में, क्योंकि हम डायरेक्टली अर्थ से ही ले रहे हैं, अर्थ के क्रस्ट से, और अर्थ के क्रस्ट में तो सॉइल, सैंड ये सब प्रेजेंट ही रहता है ना। तो ये इम्प्योरिटीज को हम गैंग कहते हैं। द इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उनको रिमूव करेंगे। तो गैंग को रिमूव करने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, एनरिचमेंट या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब हमने देखो मेटल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा था। एक जो हाई रिएक्टिविटी वाले हैं, टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज पे आते हैं। एक जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं, मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज पे आते हैं। एक जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं, बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज पर आते हैं। तो सबसे पहले बॉटम से स्टार्ट करते हैं। ये जनरली जो कंबाइंड स्टेट वाले होते हैं ना, वो हमें सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं। याद रखो, सल्फाइड ओर्स के लिए हमेशा हम एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है रोस्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग से क्या होता है, ये जो सल्फाइड ओर है ये अपने ऑक्साइड में बदलता है, ठीक है। फर्दर इस ऑक्साइड को जब हम सिंपली हीट कर देते हैं ना, तो हमको मेटल मिल जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, मेटल। उससे पहले रोस्टिंग के बाद हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, ऑक्साइड। ऑक्साइड को हीट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, डायरेक्टली मेटल, ठीक है। यहाँ पर बिकॉज ये जो मेटल्स है ये काफ़ी कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है ना, तो सिंपली हीट करने पर ही हमको मेटल मिल जाएगा। बट जो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, बिकॉज वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ऑक्सीजन को इतनी आसानी से छोड़ने को वो तैयार नहीं होते हैं, तो वहाँ पर हमको रिडक्शन करना पड़ता है। सिर्फ हीट करके ऑक्साइड से मेटल नहीं मिलता है। अगर इस केस में हमें ऑक्साइड से मेटल को ऑब्टेन करना है तो यहाँ हमें रिडक्शन करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ये मेटल ज़्यादा रिएक्टिव हैं, दे हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से बहुत प्यार है, ऑक्सीजन को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। बट ये भैया लेस रिएक्टिव हैं, इनको ऑक्सीजन से कम प्यार है, तो हीट ही कर दोगे ना तो ऑक्सीजन को त्याग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद अब जो मेटल यहाँ पर मिलता है ना, वो उतना प्योर नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर हम रिफाइनिंग भी करते हैं कि जो मेटल यहाँ पर ऑब्टेन हुआ है वो इम्प्योर है। फर्दर हम रिफाइनिंग प्रोसेस करते हैं, रिफाइनिंग में हम प्योरिफिकेशन करते हैं और जो इम्प्योर मेटल है वो प्योर मेटल में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अभी हम डिटेल में विद द रिएक्शंस इसको देखेंगे। फिर आ जाओ जो मेटल्स मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं उनमें। ये 2 तरीके के ओर्स के फॉर्म में हमें मिलते हैं, कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर, ठीक है। सल्फाइड के लिए अभी देखा था रोस्टिंग होता है प्रोसेस, सी फॉर कार्बोनेट एंड सी फॉर कैल्सिनेशन। तो कार्बोनेट ओर्स के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं उसको हम कैल्सिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों ही मेथड से हमको क्या मिलता है, ऑक्साइड मिलता है। क्या लिखा है देखो यहाँ पर, ऑक्साइड। मैंने क्या कहा, यहाँ पर ऑक्साइड को डायरेक्टली हीट करके नहीं मिलेगा मेटल, तो यहाँ पर रिडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मेटल मिल गया, बट अगेन वो उतना प्योर नहीं होता है, तो यहाँ पर फिर हम प्योरिफिकेशन करते हैं उस मेटल का, ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है उनके लिए हमें ये प्रोसेस कुछ भी नहीं करना होता है, ना ही रोस्टिंग है ना ही कैल्सिनेशन है। एक सिंपल सा प्रोसेस है जो अभी हमने पहले भी देखा था, इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। वहां पर से देखो इलेक्ट्रोलिसिस मैंने करा मोल्टन ओर का, यहाँ एक्वस फॉर्म हम नहीं लेते हैं, मोल्टन फॉर्म लेते हैं। मोल्टन मतलब उसको मेल्ट करा दिया सो दैट वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने दे, बट हम पानी नहीं लेते हैं क्योंकि अदरवाइज जो प्रोडक्ट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो मोल्टन ओर यहाँ पर लेते हैं, बस इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, प्योर मेटल मिल गया, बस इतना सा ही है, ठीक है। और ये जो मेटल है जो ऑब्टेन हो रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रोलिसिस हमने करा है तो प्योर ही ऑब्टेन होता है, तो फर्दर हमें रिफाइनिंग यहाँ पर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है।
एक चीज ऊपर लिखी हुई है, द ओर्स ऑफ मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, आप लोगों को पता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम कंटेंट में यही दोनों गैसेस हैं और सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन का परसेंटेज है। स्टिल हमें नाइट्राइड्स के फॉर्म में क्यों नहीं मिलते हैं? जो मेटल्स हैं, है ना, जो मेटल्स हैं वो अपने कंबाइंड स्टेट में मिल रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड के फॉर्म में तो मिल रहे हैं, बट नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड के फॉर्म में क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम तो यार नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, तो नाइट्रोजन गैस ऑब्वियसली रिएक्ट करनी चाहिए सबसे ज्यादा। ऑक्सीजन के साथ क्यों रिएक्शन होती है? बहुत ही सिंपल सा रीजन है, ये जो नाइट्रोजन गैस होती है ना ये इनर्ट होती है। इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव, और क्यों है नॉन रिएक्टिव वो भी बता देती हूँ। नाइट्रोजन के एटम्स के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ये बॉन्ड टूटता नहीं है। अब ये टूटेगा नहीं तो ऑब्वियसली ये रिएक्ट नहीं करेगा ना, रिएक्ट नहीं कर रहा है, हेंस इनर्ट है, तो ऑब्वियसली नाइट्राइड के फॉर्म में हमें जो भी ओर्स हैं वो नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। हमें ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे क्योंकि ऑब्वियसली ऑक्सीजन का अमाउंट भी ज़्यादा है एंड ये रिएक्टिव भी है, तो ऑक्सीजन जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव गैस है ये एंड बहुत अबंडेंट भी है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट है। नाइट्रोजन क्यों नहीं रिएक्ट कर रही है वो भी रीज़न मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज पे हम मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो देख लेते हैं। मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो जो ऑक्साइड हमें मिलता है उसको हम सिंपली हीट करके ही वापस से मेटल में चेंज कर सकते हैं। तो सिनेबार क्या होता है? मरकरी का और HgS, ठीक है। HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, ये मर्क्यूरिक सल्फाइड को ही हम सिनेबार कहते हैं एंड सिनेबार क्या है? और है किसका? मरकरी का। तो रोस्टिंग करेंगे ऑब्वियसली बिकॉज ये सल्फाइड ओर है ना, सल्फाइड ओर के लिए अभी मैंने बताया था हम एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब है हीटिंग इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम सिंपली उस ओर को हीट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन और यहाँ पर हीट करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? अपने ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर रिलीज होगी, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 मरकरी हो गए हमारे पास, 2 सल्फर हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 हो गए, तो ये हो गई बैलेंसिंग। फर्दर हमने क्या कहा? बिकॉज ये बहुत ही अनरिएक्टिव है ना, उतने रिएक्टिव तो ये है ही नहीं, तो जैसे ही आप इसको सिंपली हीट करोगे तो जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पर से रिमूव हो जाएगा। बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं, इस तरीके से हमारी बैलेंसिंग हो जाएगी। तो सिनेबार हमारे पास ओर था, सल्फाइड ओर है तो हमने रोस्टिंग करी। रोस्टिंग का मतलब है हीटिंग द ओर इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमने हीट कर दिया, ऑक्साइड हमें मिल गया, ऑक्साइड को फर्दर हमने हीट कर दिया तो हमको जो मेटल है वो ऑब्टेन हो गया, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास चैल्कोसाइट है। ये जो चैल्कोसाइट है ये क्या होता है? क्यूपरस सल्फाइड, ठीक है। दिस इज क्यूपरस, क्यूपरिक नहीं, ठीक है, क्यूपरस सल्फाइड। क्यूपरस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो वैलेंसी है कॉपर की वो Cu+ है, Cu+ है इसीलिए क्यूपरस कहते हैं, ठीक है। Cus लिखा होता तो वो क्यूपरिक सल्फाइड होता, बट ये Cu2S है ना। तो यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी कितनी है? Cu+ है, तो ये क्यूपरस सल्फाइड है, इसका नाम चैल्कोसाइट होता है। अगेन देखो ये भी सल्फाइड और है, तो सेम हम चीज यहाँ पर भी करेंगे। कॉपर सल्फाइड को हम हीट करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑब्वियसली क्यूपरस ऑक्साइड में बदलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर फॉर्म होगी। वही बैलेंसिंग फॉलो होगी जो ऊपर हुई थी, इस तरीके से हमने इसको बैलेंस कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो क्यूपरस ऑक्साइड है ना ये फर्दर क्यूपरस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, वापस से हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? कॉपर ऑब्टेन हो जाएगा एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे एंड इट विल बी 6। तो ये हमारे पास रिएक्शंस हो गई हैं। ये दोनों ही रिएक्शंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट स्टेप हो रहा है सिर्फ हम उसको क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। जो सेकंड स्टेप है दैट इज सिंपली हीटिंग, ठीक है। सिंपल हीटिंग करके ही हमें जो मेटल है वो ऑब्टेन यहाँ पर हो जाता है।
चलो, तो बॉटम वाला तो बहुत सिंपल था। अब हम मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज पे आ जाते हैं, ठीक है। तो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज पे अभी हमने देखा कि सल्फाइड या फिर कार्बोनेट ओर के फॉर्म में हमें ये मिलते हैं। सल्फाइड ओर्स के लिए हम रोस्टिंग करते हैं, ठीक है। और रोस्टिंग का मतलब क्या है? द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, या फिर हम कह सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसी प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते हैं। फिर कैल्सिनेशन की अगर हम बात करें, तो कार्बोनेट ओर को हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम हीटिंग तो करते हैं, बट यहाँ पर लिमिटेड एयर होती है, या फिर हम कहें यहाँ पर एब्सेंस ऑफ एयर रहती है, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर है और यहाँ पर लिमिटेड एयर है। हीट हम दोनों ही केस में करते हैं, बस इतना सा ही यहाँ पर डिफरेंस होता है। कभी इन दोनों में अगर डिफरेंस पूछा गया, ठीक है, तो आप बहुत ही सिंपली लिख सकते हो ना, रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स के लिए हो रही है, कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स के लिए हो रहा है। एक एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो, एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे रिएक्शंस का। यहाँ पर हमारे पास एक्सेस एयर में हम हीट करते हैं और यहाँ पर हम लिमिटेड एयर में हीट करते हैं, तो ये आ जाएंगे यहाँ पर हमारे डिफरेंसेस, ठीक है। चलो एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट। जिंक के ही दो ओर्स हैं, एक सल्फाइड ओर है, दूसरा कार्बोनेट। इसके लिए क्या करेंगे? रोस्टिंग ऑब्वियसली, विच मीन्स हम हीट करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, जिंक ऑक्साइड में बदलेगा एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। बैलेंसिंग हमारे पास वही होगी, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो बैलेंसिंग सही है। अब यहाँ पर देखो, हमें ऑक्साइड तो मिल गया, ऑक्साइड मिल चुका है, बट हमने क्या डिस्कस करा था? मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज पे जो भी मेटल्स आएंगे उनको हम डायरेक्टली हीट करके मेटल में चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमें रिडक्शन करना पड़ेगा, और रिडक्शन के लिए हम कार्बन को यहाँ पर यूज करते हैं, कोक भी इसको हम कह सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करते हैं, क्यों? बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिड्यूस कर देता है जिंक ऑक्साइड को जिंक में एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। ये फर्स्ट चैप्टर में भी हमने रिएक्शन देख रखी है, वहां भी मैंने आपको ये पढ़ाई हुई है। फिर देखो, ये हो गई रोस्टिंग। कैल्सिनेशन देख लेते हैं। कैल्सिनेशन में मैंने कहा हीट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। तो यहाँ पर बेसिकली थर्मल डिकम्पोजिशन अकर करता है, ये ऑक्साइड में बदल जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से प्रोड्यूस होती है। रिमेंबर दिस रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 ऑब्टेन हो रहा है। फर्स्ट चैप्टर में ये रिएक्शन पड़ी है, सेम वही रिएक्शन है, ये भी कैल्सिनेशन है, ये भी कैल्सिनेशन है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर अगेन ऑक्साइड मिला, तो सेम यही प्रोसेस हमारा फॉलो होगा। ऑक्साइड ऑब्टेन हो गया है, तो हम रिडक्शन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि कार्बन, और यहाँ पर हमें हमारा जो मेटल है वो ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, ये हमारे पास पूरा प्रोसेस हो चुका है। आई होप दिस इज क्लियर। ये वाली रिएक्शन हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, हम कार्बन यानी कि कोक का यूज तो कर ही सकते हैं टू रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड्स इनटू मेटल। इसके अलावा जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है ना, हम उनका भी यूज कर सकते हैं एंड इन रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहेंगे, ठीक है। देखो, यहाँ पर हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं, जैसे ये वाली और ये वाली, और इसकी हेल्प से समझते हैं कि एग्जैक्टली ये जो चीज लिखी है ये क्या है। अगर मान लो मैंगनीज डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसको मुझे मैंगनीज में चेंज करना है, तो हम कौन सा यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करें? तो यहाँ पर ना हम जो भी इस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है उसका यूज करते हैं। जनरली हम एल्यूमिनियम का यूज कर लेते हैं एंड इन रिएक्शंस को हम थर्माइट रिएक्शंस कह देते हैं, ठीक है। थर्माइट रिएक्शंस या थर्माइट प्रोसेस इनको क्यों बोलते हैं? बिकॉज थर्मल एनर्जी, थर्मल का मतलब हीट एनर्जी, सेम यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, इसीलिए इन प्रोसेस को हम थर्माइट प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एल्यूमिनियम मैंगनीज से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मैंगनीज को कर दिया डिस्प्लेस और खुद चला गया ऑक्सीजन के साथ जुड़ने, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये बना देगा, ठीक है। इसको यार एक बार बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 3 लिख देंगे, तो इधर पर 2 लिखना पड़ेगा, 4 एल्यूमिनियम और 3 मैंगनीज, ठीक है। तो ये हो गई बैलेंसिंग। प्लस यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से इस प्रोसेस को हम थर्माइट प्रोसेस कहते हैं, विच मीन्स ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है,
ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप यार ये आपको समझ में आया होगा यहाँ पर। अब समझो यहाँ पर ये क्या चीज लिखी है, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम ने मैंगनीज को डिस्प्लेस कर दिया। ऑल्सो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन ना, रिडॉक्स प्रोसेस भी तो है, क्योंकि मैंगनीज डाइऑक्साइड मैंगनीज में बदल रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और एल्यूमिनियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो दोनों प्रोसेस हो रहे हैं ना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के, विच मीन्स दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल। तो यहाँ पर देखते हैं अब हम एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट कैसे हुआ। यहाँ पर ये इसमें चेंज हो रहा है, ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का। हमने पढ़ रखा है जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो अच्छा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर से आई होप क्लियर हो गया हो कि एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कैसे एक्ट कर रहा है। हम ये भी लिख सकते हैं कि एल्यूमिनियम हैज ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, उसे बहुत ज्यादा प्यार है ऑक्सीजन से, तभी तो वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है और दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। हेंस दिस इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये सारे रीजंस आप लोगों को अच्छे से देखने हैं। एल्यूमिनियम का हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज दैट इज मोर रिएक्टिव, सो इट कैन इजिली डिस्प्लेस द पर्टिकुलर मेटल एंड हेंस हमें वो मेटल ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑल्सो दिस इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, सो इट अट्रैक्ट्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द अदर ऑक्साइड। ठीक है, इस ऑक्साइड के ऑक्सीजन को खुद अट्रैक्ट कर लिया तो उसको क्या कर दिया, रिड्यूस। तो दिस इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इट हैज ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इट हैज ग्रेट लव फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये चीज हो गई है, हमने ये रिएक्शन देख ली है। ये जो रिएक्शंस हैं इनको हम थर्माइट रिएक्शंस कहते हैं, TE आ जाएगा। इसका यूज हम रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए भी करते हैं, जैसे यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो। ऑल्सो जो भी मशीन में क्रैक्स आ जाते हैं ना, तो क्रैक्ड मशीन पार्ट्स हम कह सकते हैं, उनको जोड़ने के लिए भी हम इन थर्माइट रिएक्शंस का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड इन दीज रिएक्शंस। ठीक है, देखो यहाँ पर आयरन के जो रेलवे ट्रैक्स हैं या फिर जो भी क्रैक्ड मशीन पार्ट्स हैं उनको जोड़ने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम फेरिक ऑक्साइड देखें, इसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ कराएंगे तो यहाँ पर आयरन ऑब्टेन हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी इवॉल्व होगी। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2। ठीक है, ये हो गई हमारे पास रिएक्शन। चलो अब हम आ जाते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज पर। तो यहाँ पर जो मेटल्स हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अब ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो हम यहाँ पर नॉर्मल जो रिडक्शन का मेथड होता है ना उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कार्बन की हेल्प से रिडक्शन कर रहे थे, यहाँ पर वो सेम चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया था, एल्यूमिनियम एक अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर ये खुद ही इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसको खुद ही क्या है, बहुत ज़्यादा प्यार है ना ऑक्सीजन से। अभी तो यही चीज़ तो बताई थी, बिकॉज दीज मेटल्स हैव ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन को छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड मेरे पास है तो क्या ये एल्यूमिनियम में ईजिली चेंज हो जाएगा कार्बन की हेल्प से? नहीं ना, क्योंकि ये तो खुद ही ऑक्सीजन से बहुत प्यार करता है, इट हैज़ ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, सो इसको हम रिड्यूस कर ही नहीं पाएंगे एट एनी कॉस्ट। ठीक है, the metals high up in the reactivity series are very reactive, they cannot be obtained from their compounds by heating with carbon, because जो कार्बन है वो एक weak reducing agent होता है। ठीक है, weak reducing agent है, and these metals are more reactive, much more reactive than carbon। ठीक है, carbon cannot reduce the oxides of sodium, magnesium, calcium या फिर aluminium to their respective metals, क्योंकि इन metals की ज़्यादा एफिनिटी होती है towards oxygen, इन metals को ज़्यादा प्यार है ऑक्सीजन से than carbon। ठीक है, तो ये जो मेटल्स हैं ये ज़्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं दैन कार्बन, सो ऑब्वियसली दे विल नॉट लेट कार्बन रिड्यूस देयर ओन ऑक्साइड्स। ठीक है, तो इन मेथड्स इन मेटल्स के लिए एक्चुअली इन मेटल्स के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? सो उस मेथड को हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कहते हैं, या फिर सिंपली इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कह देंगे। और अभी हमने देखा था इनके मोल्टन ओर्स का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो जैसे सोडियम क्लोराइड है,
तो इसका मैंने मोल्टन ओर लिया है, तो ये अपने आयंस में आयनाइज हो जाएगा सोडियम और क्लोरीन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास कैटायन है, ये एनायन है। हमें पता है जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना तो हम तीन चीजें लेते हैं, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, दो होते हैं कैथोड एनोड, ये दो हो गए, और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास मोल्टन ओर है ये तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करेगा क्योंकि इसी का तो इलेक्ट्रोलिसिस हमको करवाना है। और इलेक्ट्रोड्स क्या होंगे हमारे पास, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हम जनरली लेते हैं। एक होता है हमारे पास कैथोड और दूसरा होता है हमारे पास एनोड। कैथोड पे कैटायन आता है क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और एनोड पर एनायन आता है क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। और हमें पता है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव पे जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव पर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो सोडियम आयन है ये सोडियम में चेंज हो जाएगा एंड ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। देन ये जो Cl- है ये क्लोरीन में चेंज होगा, क्लोरीन गैस यहाँ पर हमें मिलती है, दो क्लोरीन एटम्स हैं, यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा। टोटल 2 नेगेटिव यहाँ पर चार्ज है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 नेगेटिव चार्ज हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस हो रही हैं। सो जो प्योर मेटल है वो हमको देखो कहाँ पर ऑब्टेन हो रहा है, वो हमें कैथोड पर ऑब्टेन हो जा रहा है, ये हमारे पास प्रोसेस होता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम को भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हेल्प से, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, विच मींस उस केस में इसको हम एज इलेक्ट्रोलाइट ट्रीट करेंगे। तो हमें एल्यूमिनियम मिल जाएगा कहाँ पर, कैथोड पर, और ऑक्सीजन गैस कहाँ पर मिलेगी, एनोड पर, ठीक है। तो ये सेम प्रोसेस एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करने के लिए भी आप कर सकते हो। पोटेशियम क्लोराइड का अगर इलेक्ट्रोलिसिस पूछा जाएगा कैसे आप पोटेशियम मेटल को ऑब्टेन करोगे, सेम यही मेथड है, ठीक है। सो आई होप यार ये क्लियर हो गया होगा। दिस इज वेरी सिंपल। देखो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन NaCl ले रखा है। सोडियम क्लोराइड कहाँ जा रहा है, सोडियम क्लोराइड आयनाइज हुआ ना सोडियम और क्लोराइड में, सोडियम आयन कहाँ गया, कैथोड पे, क्लोराइड आयन कहाँ गया, एनोड पर, क्लोरीन गैस यहाँ पर मुझे मिली, सोडियम मेटल यहाँ पर मिल गया। और ये जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं जनरली हम ग्रेफाइट के लेते हैं, इनर्ट होते हैं, क्योंकि ये इनर्ट का मतलब है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाऊं। अब देखो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, अभी हमने देखा था जो भी मेटल्स बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज पे आ रहे हैं उनके लिए हमें रिफाइनिंग करनी पड़ती है क्योंकि वो जो मेटल्स ऑब्टेन होते हैं वो इम्प्योर होते हैं। तो बॉटम पे जैसे हमारे पास कॉपर है, ठीक है, सिल्वर भी हमारे पास हो सकता है, मरकरी है, इन सब के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, इन सब के लिए हमको रिफाइनिंग करनी पड़ेगी। हम जिंक की भी यहाँ पर रिफाइनिंग कर सकते हैं क्योंकि वो भी हमने अभी देखा था, जो भी मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज पे भी आ रहे हैं उनका भी हम प्योरिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो मेथड का अगेन हम यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस है। अब देखो दोनों प्रोसेस में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना। ये इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है रिफाइनिंग के लिए, यानी कि इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में चेंज कर रहे हो आप, इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कहेंगे। बट इससे पहले जो प्रोसेस हमने पढ़ा ना ये वाला, ये प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। दोनों ही इलेक्ट्रोलिसिस हैं बट यहाँ पर आप रिडक्शन कर रहे हो, और से आप ऑब्टेन कर रहे हो प्योर मेटल, बट यहाँ पर आप इम्प्योर मेटल से ऑब्टेन कर रहे हो प्योर मेटल। दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया है। यहाँ पर देखो अगेन हम वही चीज करेंगे, हम एक कंटेनर लेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे हम, यहाँ पर हम कॉपर की रिफाइनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉपर सल्फेट को एज इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये हमारे पास सॉल्ट सोल्यूशन होता है ऑफ दैट मेटल जिसकी भी हमें रिफाइनिंग करनी होगी, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड्स हम लेते हैं ना, ये हमारे पास इसमें से एक एनोड होगा। लोन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया है या आप भूल गए हो या आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये लर्न कर लो अभी, ठीक है। लोन लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन अकर करता है और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होगा। सो लेफ्ट पर मैंने क्या लिया है, एनोड, और ये जो एनोड है ना हमेशा ये आप इम्प्योर मेटल लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉपर की रिफाइनिंग की, तो इम्प्योर कॉपर को मैं एनोड बनाऊंगी और ये है कैथोड, कैट रेड। कैथोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, एन ऑक्स, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो कैथोड को हम प्योर कॉपर लेंगे। रीजन भी है, कैथोड को प्योर कॉपर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो डिपोजिशन होता है मेटल का वो हमेशा ही कैथोड पर होता है।
द डिपोजिशन ऑलवेज अकर्स एट द कैथोड। इज दिस क्लियर? फर्दर हम यहाँ पर देखो, एनोड क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना, सो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से मैंने इसको जोड़ दिया है, ठीक है, एक की हो गई हमारे पास। तो इस तरीके से हमने ये कनेक्शन यहाँ पर बैठा दिया। ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हमेशा ही सॉल्ट सोल्यूशन लोगे उसी मेटल का। ये कैथोड है प्योर मेटल और ये एनोड है इम्प्योर मेटल, ठीक है। तो यहाँ पर प्योर कॉपर लिया है, यहाँ पर इम्प्योर कॉपर। अब रिएक्शंस देखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी और एनोड पर क्या रिएक्शन होगी। अब देखो, यहाँ पर जो एनोड है वो कॉपर है। यहाँ पर हमने कहा एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, सो जो कॉपर है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन बोलते हैं ना, पढ़ाया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन ही होना था, तो कॉपर चेंज हो गया कॉपर के आयन में बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस डायग्राम में देखो, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से ट्रैवल करेंगे? यहाँ से ट्रैवल करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है। फिर क्या होगा? यहाँ पर ये जो हमारे पास कॉपर सल्फेट आयनाइज हुआ, कॉपर सल्फेट क्या था हमारे पास? कॉपर सल्फेट हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट था ना। देखो ये क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रोलाइट है। तो कॉपर सल्फेट आयनाइज हुआ तो Cu2+ में चेंज हुआ। ये जो Cu2+ आयन में चेंज हुआ है, ये Cu2+ आयन इधर आया, ठीक है। सिंपली आप ये भी समझ सकते हो, अगर ये एनोड पर आयन में बदला है तो ये आयन सबसे पहले यहाँ आया, फिर ये आयन यहाँ गया। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी आयनाइज होता है, बट बिकॉज यहाँ पर से भी एक आयन आया है इसमें, तो ये सेम आयन यहाँ पर भी चला जाता है, तो ये बैलेंस हो जाता है हमारे पास, ठीक है। ये जो आयन्स शिफ्ट हो रहे हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो रहे हैं, वो बैलेंस हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज एक आयन यहाँ से आया, एक आयन यहाँ पर गया, ठीक है। तो ये आयन यहाँ पर आया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से ट्रैवल करके आए, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ? ये आयन आया, ये इलेक्ट्रॉन आया, एक्सेप्ट करें, और ये कॉपर में चेंज हो गए। तो डिपोजिशन देखो कहाँ पर अकर कर रहा है? कैथोड पर। नाउ बिकॉज डिपोजिशन यहाँ पर अकर कर रहा है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो प्योरिटी है वो होगी, एग्जिस्ट करेगी। कैसे एग्जिस्ट करेगी वो भी समझो। देखो, ये मेरे पास इम्प्योर कॉपर था, बट यहाँ पर जो भी इम्प्योरिटीज होंगी वो यहाँ पर आयन में तो चेंज नहीं हो सकती हैं। वो इम्प्योरिटीज कहाँ आती जाएंगी? नीचे कलेक्ट होती जाएंगी। जो भी इम्प्योरिटीज है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती जाएगी, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा, जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो बॉटम पे कलेक्ट होती जाएंगी। ये जो इम्प्योरिटीज हैं इनको हम एनोड मड बोलते हैं। एनोड मड क्या है? एनोड मड आर द इम्प्योरिटीज दैट आर प्रेजेंट इन एनी मेटल। तो ये एनोड मड है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर वो इम्प्योरिटीज आ रही हैं, ये आयन में नहीं जा रही हैं वो इम्प्योरिटीज। तो यहाँ पर जो आयन आया उसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करा, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये प्योर मेटल हमने क्यों लिया हुआ है? क्योंकि प्योर के ऊपर प्योर ही आएगा ना। अगर मान लो कैथोड को मैं इम्प्योर ले लूँ, इम्प्योर के ऊपर प्योर मेटल आ रहा है, कोई सेंस बना नहीं ना, वो तो प्योरिटी तो वैसे ही खराब हो गई उसकी। तो इसीलिए यहाँ पर प्योर मेटल ले रखा है, सो दैट जो भी प्योर मेटल आके यहाँ पर डिपॉजिट होता जा रहा है उसके अंदर प्योर लेयर ही हो। तो यहाँ पर ये लेयर थिक होती जाएगी, थिक होती जाएगी, तो हमें प्योर मेटल यहाँ पर मिलता जाएगा। और ये जो लेयर है ना, ये थिन होती जाएगी, पतली होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर से मेटल कहाँ जा रहा है? यहाँ चलते जा रहा है ना, जाते जा रहा है, और जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे कलेक्ट होती जाएंगी, ठीक है। चलो, आई होप यार समझ में आ रहा हो। तो यहाँ पर इस तरीके से डिपोजिशन हो जाता है कैथोड पर। सो कैथोड पर हमको प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाता है। इतना सिंपल सा प्रोसेस है। एक और चीज, कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम कई बार यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल देते हैं, तो इसीलिए इसको हम एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट भी बोल देते हैं। एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट बोल रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हमने यहाँ पर एज एन इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड को भी डाला है टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सो दैट जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है काफी स्मूथली अकर कर जाए, ठीक है। तो देखो, इम्प्योर मेटल को हमने एनोड बनाया था, प्योर मेटल को हमने कैथोड बनाया था, और जो हमारे पास एक्वस सोल्यूशन होगा उस मेटल सॉल्ट का, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं। जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज होती हैं वो तो सोल्यूशन में ही चले जाती हैं, जो इनसॉल्यूबल होती हैं इस तरीके से बॉटम पे कलेक्ट हो जाती हैं, जिनको हम एनोड मड बोलते हैं, ठीक है। आई होप यार ये समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर लिखा है ना,
सोल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, तो इसका मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड हमने यहाँ पर ले रखा है टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो यार आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बाकी सब तो देख ही लिया है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर यार आखिरी के एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं इंटेक्स वाले, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मिनरल, ओर एंड गैंग। तो मिनरल क्या होता है हमारे पास, एनी नेचुरली अकरिंग substance, be it an element or a compound that can be obtained from the earth's crust by the process of mining, that is known as a mineral, ठीक है। और क्या होता है, a mineral that has high concentration, high percentage of a metal and the extraction of it is profitable or economical, उसको हम और कह देते हैं। गैंग क्या है, अभी हमने देखा था, गैंग are the impurities, be it soil or sand which are present in any ore, ठीक है, तो वो गैंग हो गया, सिंपल। नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट, अभी मैंने बताया था, एक तो गोल्ड हो गया Au, दूसरा हो गया प्लैटिनम। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, ये अभी हमने देखा था, इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास कोई भी मेटल का ऑक्साइड है, अगर मुझे इसे रिड्यूस करना है इनटू द रिस्पेक्टिव मेटल, तो यहाँ पर हम एक कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे एंड ये रिड्यूस हो जाएगा। सो प्रोसेस हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, रिडक्शन का, ठीक है। तो यार बस इतने ही हमारे पास क्वेश्चंस थे और पूरा जो टॉपिक है, पूरी जो मेटलर्जी है, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दी है। आई होप यार ये कंप्लीट जो टॉपिक है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल अगर कोई भी डिफिकल्टी होती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इस वीडियो को यार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखते रहना एंड ऑल द वेरी बेस्ट।